नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या जाति जनगणना के नाम पर कोई धोखा होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो घोषणा की थी कि इस बार जनगणना जो होगी उसमें जाति के सवालों को भी विस्तार से शामिल किया जाएगा, उस पर कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। एक लंबे इंतजार के बाद देखिए कि 22 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, भारत का राजपत्र, और उसमें जनगणना के पहले सवालों की लिस्ट जारी होती है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण गजट नोटिफिकेशन है, इस पर हस्ताक्षर होते हैं मृत्युंजय कुमार नारायण के, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं। उनकी तरफ से ही सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के तहत हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के मद में सवालों की एक लिस्ट जारी होती। सबको इंतजार था कि जाति जनगणना होने जा रही है, इसमें यह साफ होगा कि किस जाति के लोग इस देश में किस तादाद में हैं और इसके साथ ही किस जाति के लोगों की क्या स्थिति है। दलितों की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है। इतना ही नहीं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्ध, सिख, पारसियों की क्या स्थिति है, जो नास्तिक हैं उनकी क्या स्थिति है। ये समझ में आ रहा था कि एक लंबे इंतजार के बाद, और लंबा इंतजार मतलब थोड़ा बहुत लंबा इंतजार नहीं, पूरे 90 साल के बाद जनगणना में जाति के सवाल शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा लगा था कब? जब 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो है केंद्र सरकार की, उसने कहा कि हम जनगणना में जाति को शामिल करने जा रहे हैं। आपको याद होगा अश्विनी वैष्णव बाहर आए थे इसका ऐलान करने के लिए। हालांकि इस पर भी हैरानी हुई थी कि जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट तक की घोषणा महामानव नरेंद्र मोदी करते हैं खुद अपने मुखारविंद से, तो इतने बड़े फैसले की घोषणा नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की या अमित शाह ने क्यों नहीं की? अश्विनी वैष्णव, जिनको रेल की झंडी तक दिखाने का मौका नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं, उनसे क्यों करवाई गई? तब भी ये बात खटकी थी लोगों, लेकिन लगा था कि ठीक है, हो सकता है सरकार की नीयत में खोट नहीं होगा। लेकिन जो सवालों की लिस्ट आई है, भारत का राजपत्र, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो भारत का राजपत्र के तहत सवालों की लिस्ट आई है, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026, माघ 2, 1947 लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इसमें सवालों की जो लिस्ट देख लीजिए और फिर आएंगे कि कैसे ये धोखा कहा जा रहा है। और हो सकता है कि इसके बाद कोई नई लिस्ट आए, लेकिन इससे संशय तो खड़ा होता है। पहला सवाल इसमें जो कहा गया है वो है भवन नंबर बताना होगा, मतलब आपके मकान का नंबर। दूसरा, जनगणना मकान नंबर, मतलब जब आपके घर की जनगणना होगी आपकी, तो आपके मकान पर एक नंबर दे दिया जाएगा, उसका नंबर शायद लिखना होगा, उसका जिक्र होगा। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मतलब जो फ्लोर है आपके घर का, वो मिट्टी का है, वो मार्बल का है, वो सीमेंट का है, या वो केवल ईंट का है, या कुछ भी नहीं है, यह बताना पड़ेगा। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मतलब मिट्टी की दीवार है, ईंट की दीवार है, या कोई और सामग्री इस्तेमाल हुई है, लकड़ी की है, यह सब बताना होगा। पांचवा सवाल है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, मतलब फूस है, टिन है, एस्बेस्टस है, पक्का है, लिंटर है, क्या है। छठा, जनगणना मकान के उपयोग, मतलब वो उसमें क्या क्या आप इस्तेमाल में आता है। उसमें गाय भी पालते हैं, केवल लोग रहते हैं, और कि उसमें कोई दुकान भी चलती है। जनगणना मकान की हालत, अब ये अपने आप में एक वेग क्वेश्चन है कि वो अच्छी हालत में है, खराब हालत में है, ये जो करेगा उसको जानकारी होगी। परिवार क्रमांक, मतलब परिवार के कितने सदस्य होंगे। परिवार क्रमांक का मतलब पता नहीं इसका क्या है। 9वां सवाल है, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मतलब आमतौर पर उसमें कुल कितने लोग रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम, अभी तक देखिए जाति का सवाल नहीं आया है। परिवार के मुखिया का लिंग, यानी पुरुष हैं, स्त्री हैं, या कोई कुछ और हैं। क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य से संबंधित है। ये जो सवाल है 12वें नंबर पर, यह पहले भी पूछा जाता रहा
क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की गिनती होती रही है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अगर मुखिया है तो यही एक सवाल है, लेकिन बाकी सारे, अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एमबीसी हैं या जनरल है, वो सब अन्य में आ गया है। मतलब इसका मतलब यह है कि पिछड़ों, आप ओबीसी समुदाय से आते हैं या अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं या जिसको कुछ इलाकों में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, वो इसमें अलग से कोई कॉलम नहीं। उसके बाद तुरंत आ जाती है 13वें नंबर पर मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब वो किराए का है, अपना है, लोन लेकर है। परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, समझ गए होंगे आप। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने लोग मैरिड हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, हैंडपाइप से आता है, कुआं से आता है या टुल्लू पंप लगा हुआ है या कुछ और है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता कितनी है। उसके बाद 18वें नंबर पर है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब आप केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि बिजली आती है या नहीं आती है। शौचालय की सुलभता क्या है, शौचालय का प्रकार क्या है। गंदे पानी की निकासी की स्थिति। देखिए 20 सवाल आ गया, अभी तक जाति का सवाल केवल एक आया है, उसमें ओबीसी और किस जाति के हैं ये कुछ शामिल नहीं था। आपको केवल इतना बताना है, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन या अनुसूचित जनजाति से 12वें नंबर का जो सवाल था। अब आ जाइए 22वें नंबर पर स्नान गृह की उपलब्धता, मतलब गुसलखाना है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता 23वें नंबर पर। 24वें नंबर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। 26वें नंबर पर रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं। 25वें नंबर पर, 26वें नंबर पर टेलीविजन है या नहीं। 27वें नंबर पर इंटरनेट सुविधा है या नहीं। अब इंटरनेट सुविधा का मतलब मोबाइल को ये इंटरनेट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि हर जगह लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है और लीज लाइन भी नहीं है। मोबाइल का मतलब इंटरनेट होता है आजकल। 28वें नंबर पर है लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। 29वें नंबर पर है टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है या नहीं। 30वें नंबर पर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है या नहीं। 31वें नंबर पर क्या कार, जीप, वैन है। 32वें नंबर पर परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। और 33वां और आखिरी सवाल है मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधित संसूचना के लिए। नीचे लिखा हुआ है मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर। तो ये जो 33 सवाल हैं, इसमें जाति का सवाल ही गायब है। वर्ग तो अगर दलित आदिवासी हैं तब भी शामिल है, अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन उसमें भी जाति नहीं पूछा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट में किस जाति से है, शेड्यूल्ड ट्राइब में किस जाति से, वो भी नहीं है। और ओबीसी तो सिरे से गायब है। तो ये जो पहला आया है गजट नोटिफिकेशन, उसमें जो 33 सवाल आए हैं, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या। देखिए, जब पहली दफा 30 अप्रैल 2025 को सीसीपीए ने इसका ऐलान किया था कि हम जनगणना में जाति के सवाल शामिल करने जा रहे हैं, तब भी राहुल गांधी ने बाकायदा कहा था कि हम क्वेश्चनेयर देखना चाहेंगे। वो तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे थे कि हम क्वेश्चनेयर देखना चाहेंगे कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने ऑपरेशन की बात की थी कि जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा कि किस जाति के लोगों की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, तब तक हम नहीं बता सकते कि किसके लिए कैसे नीतियां बनाई जाएंगी। तो उन्होंने क्वेश्चनेयर देखने की बात की थी और क्वेश्चनेयर, पहला क्वेश्चनेयर सामने आ गया है। देखिए, सवाल बड़ा इसलिए भी है कि बिहार में जब 2 जून 2022 को ये घोषणा हुई थी कि हम जाति का सर्वे करने जा रहे हैं, तब से, बल्कि उससे भी 2-3 साल पहले से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जाति जनगणना कराइए। इसको लेकर जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, साथ मिलकर जब आरजेडी और नीतीश कुमार चल रहे थे, तब एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बिहार से आया था नरेंद्र मोदी से मिलने, और उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और उसमें बिहार के बहुत सारे नेता थे, जीतन राम मांझी की पार्टी के भी लोग थे, सबने कहा था कि ये कराना पड़ेगा आपको। और तब नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए थे और उसके पहले हाथ खड़े कर दिए थे। देखिए, 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर दिया था कि हम जनगणना में जाति के सवाल को शामिल करने के खिलाफ है, ये संभव ही नहीं है। जो सेंसस एक्ट है, जो जनगणना कानून है, उसके तहत
ये संभव नहीं है। वो इसके लिए उसमें स्कोप ऑफ स्टडी में ये आता ही नहीं है कि जाति के सवाल को शामिल किया जाए। हालांकि कुछ ही घंटे के बाद वो हलफनामा वापस ले लिया था केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि समझ में आ गया था नरेंद्र मोदी के कि ये बैकफायर करेगा। और इसके लगभग 7-8 महीने के बाद 2 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वे की घोषणा होती है। 7 जनवरी 2023 को शुरुआत होती है जाति सर्वे की। 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक पहला चरण चलता है और सेकंड फेज जो है 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक चलता है। और 2 अक्टूबर 2023 को जो है वो रिपोर्ट आ जाती है। नीतीश कुमार वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भारी दबाव में आ जाती है और उससे पता चलता है कि बिहार में ईबीसी की जो तादाद है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसकी तादाद 36% है। जो ओबीसी की जो बैकवर्ड क्लास की तादाद है, 2 हिस्सों में बांटा ओबीसी को, उसकी तादाद 27% है। गौर कीजिए, रिजर्वेशन कितना मिलता है ओबीसी को? केवल 27%। तो जो ईबीसी और बीसी को मिलाकर बिहार में जो कुल ओबीसी की तादाद बनती है वो बनती है 63%। तो 63% आबादी के हिस्से में 27% का रिजर्वेशन है। शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी जो है 19.6% आई, जिनको 15% आप रिजर्वेशन देते हो अधिकतम। और जनरल क्लास जो कि ज्यादातर पदों पर काबिज है, 70% से ज्यादा, और कई कई महकमों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के उच्च पदों पर तो 90% से भी ज्यादा, उनकी आबादी बिहार में केवल 15.5% है कुल मिला जुलाकर। तो क्या इस तरह के जो संभावित आंकड़े हैं उससे भागना चाहती है सरकार? आप देखिए कि 2011 में भी एक सर्वे कराया था भारत सरकार ने और उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। तो क्या घबराहट है किसी बात को लेकर कि 90 साल बाद जो आप कराने जा रहे हैं जनगणना में जातियों की गिनती, उसको लेकर भी आपके इरादे साफ नजर नहीं आ रहे हैं? तो इसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में जो क्वेश्चनेयर है उस पर निगाहें होंगी। तो क्या जाति का सवाल और जाति जनगणना का सवाल अब आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा होने वाला है? इसको लेकर क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में है? क्या उसकी नीयत बेपर्दा हो गई है? इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर जातियों की गिनती होनी ही है तो इतना शर्मा शर्मा कर क्यों आगे बढ़ना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।